Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about imperialism. इससे पहले we already discuss about colonialism and neo-colonialism. लेकिन आज के लेक्चर में we will discuss about imperialism. देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि colonialism जो सा था उसमें एक मुल्क डायरेक्टली अटैक कर रहा है किसी दूसरे पर, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क पर. नियो कॉलोनियलिज्म जो एक पॉलिसी है और इसमें एक मुल्क इनडायरेक्टली अटैक कर रहा है किसी दूसरे मुल्क पर, ठीक है, इनडायरेक्टली. तीसरी मैं बात कर रही हूँ इंपीरियलिज्म की. इंपीरियलिज्म में क्या हो रहा है कि इसमें एक मुल्क अटैक कर रहा है दूसरे मुल्क में, लेकिन यहाँ पे ये अटैक बहुत एडवांस है बाय द यूज़ ऑफ मिलिट्री. मतलब यहाँ पे मिलिट्री जो सी है वो यूज़ हो रही है, ठीक है. अच्छा, तो इंपीरियलिज्म क्या है? मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो बना दूँ जिसमें तीनों को अलग, मतलब तीनों के डिफरेंस को मैं डिस्कस कर दूँ आपके साथ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. तो इंपीरियलिज्म एक पॉलिसी है, एक आइडियोलॉजी है, किस चीज़ की? ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल और इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंट्री. मतलब जिसमें एक मुल्क की जो हुकूमत होती है वो चाहती है कि वो अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करे, अपने रूल को एक्सटेंड करे, ठीक है. और ओवर फॉरेन टेरिटरीज और पीपल किसके ऊपर? सारी बात है, अपने उस मुल्क के लोगों पर तो उसकी हुकूमत है, लेकिन वो चाहता है कि दूसरे मुल्कों पर जो, मतलब कि जो फॉरेन टेरिटरीज हैं उन पर भी उसकी हुकूमत रहे. तो इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म. आपसे एक सवाल है, आजकल ऐसा मुल्क कौन चाहता है? डेफिनेटली यूएसए. सुपर पावर तो है, बट स्टिल यूएसए जो है उसका कंसर्न यही है कि मेरा जो कंट्रोल है ना कि सिर्फ अमेरिका बल्कि हर मुल्क में रहे, मेरी चले बस पूरी दुनिया में, ठीक है. तो इंपीरियलिज्म के अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, अभी मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रही हूँ इंपीरियलिज्म का, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे. तो इंपीरियलिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक्सप्लॉयटेशन होती है, क्योंकि आप अपनी पावर को बढ़ा रहे हो, आप अपनी पावर को एक्सटेंड कर रहे हो. इतने प्यार मोहब्बत से तो नहीं होगा, डेफिनेटली इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी होगी, डोमिनेशन भी इसमें होगी, इनइक्वालिटी भी इसमें होगी, ठीक है. और इसके अलावा क्या होगा इसमें? ओके, तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क. एक्सप्लॉयटेशन होगी, डोमिनेशन होगी, इनइक्वालिटी होगी, तब ही जाके आप अपनी पावर या आप अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हो, ठीक है. अब इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो, यूरोपियन पावर्स एक्सपेंशन की बात कर सकते हो. यूरोपियन पावर एक्सपेंशन इन एशिया. यूरोपियन पावर ने अपनी पावर को एक्सपैंड किया था एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में ड्यूरिंग द 18th 19th सेंचुरी, ठीक है. ओके, इसके अलावा अगर हम लोग मज़ीद बात करें, मज़ीद मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँ इंपीरियलिज्म की, तो यूएस इन्वॉल्वमेंट इन लैटिन अमेरिका. यूएस ने हिस्टोरिकली एक्सर्ट की थी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ओवर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, ठीक है. ये हिस्ट्री भरी बड़ी आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंपीरियलिज्म का आपको बताना भूल गई, दैट इज़ इनइक्वालिटी. इसमें क्या होता है कि जो पावरफुल स्टेट होती है वो जो वीकर कंट्री होती है उसको बहुत अनफेयरली ट्रीट कर रही होती है. कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि भाई उस मुल्क के कल्चर को कितना डैमेज हो रहा है, उस मुल्क की इकोनॉमी को कितना डैमेज आ रहा है, उस मुल्क की सोसाइटी को कितना डैमेज आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है. ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि भाई इंपीरियलिज्म होता क्या है. इंशाल्लाह थोड़ा आगे जाके आपको बताऊंगी कि क्या इंपीरियलिज्म आजकल एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता, वो भी हम देखेंगे. तो इंपीरियलिज्म पर्टिकुलरली टाइप ऑफ डोमिनेशन है. वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट colonialism, नियो colonialism. नाउ इन डेप्थ वी टॉक अबाउट इंपीरियलिज्म, ठीक है. और लाइक colonialism एंड लाइक नियो colonialism, इंपीरियलिज्म इज़ इक्वली कॉम्प्लिकेटेड. ये इतना आसान नहीं है, ठीक है. तो इंपीरियलिज्म जो है, क्या मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक पावरफुल स्टेट की जो हुकूमत होती है उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को अपनी बाउंड्रीज से बाहर ले जाए, अपनी पावर को अपनी बाउंड्रीज से बाहर ले जाए, किसी दूसरे मुल्क पर भी हुकूमत करे या दूसरे मुल्कों पर भी हुकूमत करे, ठीक है. और इसका जो फ़ायदा है, ज़ाहिर बात है इसका फ़ायदा जो उनसे उस मुल्क को, पावरफुल स्टेट को तो होगा, लेकिन जो
डेवलपिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको एज सच इसका फ़ायदा जो उनसे वो उतना नहीं होता है, ठीक है, उतना क्या समझो कि होता ही नहीं है। तो कॉलोनियलिज्म 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर इसके असरात देखे गए हैं, लैटिन अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, एशिया एंड इट ऑल्सो हैपन इन साउथ एशिया जहाँ पर हम रह रहे हैं। और अभी तक इसकी इम्प्लीकेशंस जो सी हैं चल रही हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको कि स्टिल इट एग्जिस्ट और नॉट, बट इनडायरेक्टली देखो मैं यहाँ पर आपको बताती जा रही हूँ कि येस आजकल की दुनिया में भी इम्पीरियलिज्म की इम्प्लीकेशंस जो से वो देखे जा रहे हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ हिस्ट्री बल्कि आज भी ताकतवर ममालिक जो से हैं, ताकतवर एम्पायर्स जो से हैं, वो कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस में स्टिल अपनी पावर को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बिलखसूस पिछले जो 50 साल हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 तब से अब तक आपको मतलब कि आपने देखा है कि इम्पीरियलिज्म जो है वो मतलब कि बढ़ता जा रहा है, इसके मेथड्स जो हैं वो मतलब कि चेंज होते जा रहे हैं, बट ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, हुकूमत जो है वो अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना चाहती है, दिस हैज़ एन इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन, ठीक है। दूसरी बात ये कि इम्पीरियलिज्म जब होता है इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीक़ों से लागू किया जाता है, मतलब कि मुल्क जो किसी दूसरे मुल्क पर इन्फ्लुएंस चाहता है तो वो उसमें फॉर्मली भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है और इनफॉर्मल भी, मतलब इसमें इकोनॉमिक शराइत जो है वो भी शामिल है, इसमें सियासी, इसमें समाजी प्रेशर जो है वो भी लगाया जाता है और इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन भी करती जाती है, ठीक है। ताइवान में आप एग्जांपल देख सकते हैं, देयर आर बिग गेम्स गोइंग ऑन, यू हैव बिग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन, थिंकिंग दैट दिस इज गोइंग टू इंटरफेयर विद द टेरिटरीज ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है। अभी तक दुनिया में ये जो टेंडेंसी है ये स्टिल लागू होती जा रही है, इट्स अ स्ट्रेंज क्रिएटर आप इसको कह सकते हो। तो मल्टी डायमेंशनल वे में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पर इम्पीरियलिज्म जो है वो मतलब कि एक्ट करती है और ये हमारी ना एक तंग नज़री होगी कि अगर हम समझ लें कि भाई फ़लाँ मुल्क है वो इम्पीरियलिस्ट है और हम सब उससे दुश्मन, मतलब हम सब उस मुल्क के दुश्मन हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम इस लिहाज से सोचेंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ी ना समझी होगी, बिकॉज इट विल जस्ट बी taking one viewpoint and saying this is the way to exploit other, ठीक है, बहुत ही फजूल बातें हैं ये, ठीक है। ऐसा हम नहीं सोच सकते क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह न्यू कॉलोनियलिज्म मुश्किल है बिल्कुल उस तरह इम्पीरियलिज्म जो है वो भी सिमिलर टेंडेंसी है बट डिफरेंट है, ठीक है। बेसिकली अगर हम करंट वर्ल्ड सिनेरियो को देखें, अगैन पिछले 50 साल जो हैं सबसे मॉडर्न दुनिया की शेप जो मतलब कि बनी है, 50 सालों से आपने देखा है कि दुनिया जो है वो बहुत बदल गई है, बहुत एक मॉडर्न शेप आपको दुनिया की नज़र आएगी, ठीक है। तो तब से ही आपको इम्पीरियलिज्म भी फैलता हुआ नज़र आएगा, आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो भी फैलता हुआ नज़र आएगा बाय द यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। सो वो तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है वो हो चुकी हैं, ठीक है। देखो जब आप किसी पर अपनी फोर्स को एम्फसाइज कर रहे हो, ठीक है, अपनी पावर को एक्सटेंड कर रहे हो और आप अपनी मिलिट्री को भी यूज़ करो तो डेफिनेटली दिस सिचुएशन बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कि ये इस तरह का जो इन्फ्लुएंस है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो इनफॉर्मली कुछ मैकेनिज़म्स हैं जिसके तहत इन्फ्लुएंस है हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें द बेस्ट एग्जांपल मैं आपको IMF की दूँगी या वर्ल्ड बैंक को भी दूंगी, ठीक है। डेवलपिंग स्टेट्स जो है वो इनसे कर्जा ले रही होती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल US की ही हम एग्जांपल नहीं डाल सकते हैं कि US जो है ये करता है, ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो IMF वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, ये डेवलपिंग स्टेट्स इनसे कर्जा लेते हैं, तो वो अपनी मर्जी से कर्जा लेते हैं। कर्जे जो हैं वो जब दिए जाते हैं डेवलपिंग स्टेट को तो वो ऐसे नहीं उठाकर पकड़ा दिए जाते हैं, बल्कि अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिफरेंट कंडीशंस पर कंडीशनलिटी जो उनसे उसको लागू करती हैं, ठीक है। किस तरीके से आपने पैसे को खर्च करना है, क्योंकि आपने हमें पैसा वापस भी करना है, ऐसा नहीं कि हमने आपको सिर्फ पैसा देना ही है। तो जब वो हुक्मरान के पास जाते हैं तो दे हैव नथिंग टू डू शो, क्योंकि वो पैसा जो उनसे है वो खर्च तो होता है लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होती है वो सारी की सारी वैसे ही रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस जो सी हैं, ठीक है, उन्होंने ये क्राइटेरिया रख दिया है कि भाई यहाँ आपके पैसे
खर्च करके हमें पैसे जो से वो वापस भी करने, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर खाते बहुत सा पैसा जो से वो हुकूमतें जो सी वो खा जाती हैं। तो इस तरह अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क देती हैं, मतलब कि आपने उनसे पैसे लिए और अगर वो कहें कि आपने अपने मुल्क में इस सेक्टर में महंगाई करनी है और इस सेक्टर में महंगाई नहीं करनी है, और आप कहो कि भाई ठीक है पैसे दे दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करने क्या नहीं करने, ऐसा नहीं होता। वो फिर अपनी मर्जी चलाएंगे। तो ये कह रहे ये एक दूसरे मुल्क, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी अपनी टेरिटरी में अपनी पावर को एक्सपैंड करिए, आप उनके मुताबिक ही फैसला ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इम्पीरियलिज्म, ठीक है। अच्छा, सवाल ये पता होता है कि इज़ इम्पीरियलिज्म एग्जिस्ट टुडे और नॉट। यस, इम्पीरियलिज्म स्टिल एग्जिस्ट टुडे, ऑल्दो डिफरेंट फॉर्म्स इम्पीरियलिज्म की आजकल इवॉल्व हुई हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म, कल्चरल इम्पीरियलिज्म, पॉलिटिकल इम्पीरियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये। तो अगर मैं इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म की बात करूँ, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्पोज कर रहे हैं डेवलपिंग स्टेट्स में, ताकि ठीक है, टू बेनिफिट वेल्दी नेशंस, ठीक है। इसके अलावा अपनी पावर को भी कॉरपोरेट कर रहे हैं, अपनी पावर को कैसे मल्टीनेशनल जितनी भी कॉरपोरेशंस है वो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती हैं ओवर लोकल गवर्नमेंट्स, ओवर लोकल इकोनॉमीज़, ठीक है, क्योंकि आफ्टर प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर लोकल इंटरेस्ट, दैट्स वाई ट्रेड एग्रीमेंट्स जो से वो कुछ इस तरह के होते हैं, उससे भी दूसरे मुल्कों जो डेवलपिंग स्टेट है उनकी इकोनॉमी जो सी है वो समटाइम हर्ट हो जाती है, क्योंकि समटाइम अनइक्वल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हो रहे होते हैं, जैसे कि TPP जिसको कहते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर TTIP जिसको कहते हैं ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ठीक है। ये फेवर वेल्दी नेशंस एट द एक्सपेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये ज़्यादातर किसको फेवर दे रहे हैं? वेल्दी स्टेट्स, डेवलप्ड स्टेट्स को, लेकिन किसके एक्सपेंस पे? डेवलपिंग स्टेट्स के एक्सपेंस पे। अगैन डेवलपिंग स्टेट्स यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रही हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कल्चरल इम्पीरियलिज्म की, तो इसमें कल्चर किस तरह दूसरों का इफेक्ट होता है? सबसे मेन चीज़ दैट इज़ मीडिया डोमिनेंस। ग्लोबल मीडिया जोन सा है, ठीक है, वो चाहता है कि भाई वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न वैल्यूज़ जोन सी हैं, वेस्टर्न नॉर्म्स जोन से हैं, वो लोकल कल्चर को अंडरमाइन करते हैं। और ये ऐसा हो रहा है। आज हमारे घर की जो औरतें हैं वो मुसलमान वी हैव इस्लामिक कल्चर, बट इंस्टेड ऑफ दैट उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो दुपट्टा लें, उनको अच्छा लगेगा कि हम पेंट शर्ट पहने, हम मोर्स कोट लगें, ठीक है। सो दे राइट दैट। लैंग्वेज डोमिनेंस की बात करूँ तो इंग्लिश जो सी वो बहुत डोमिनेंट लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेसेस में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, हर जगह इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि हमें किस तरह इंग्लिश आ जाए, क्योंकि उसको इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया है। तीसरे नंबर पे कल्चरल होमोजिनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो सी है उसकी वजह से वेस्टर्न कल्चरल प्रैक्टिसेस, वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज़ जो सी वो बहुत ज़्यादा जो सी हैं वो फैल चुकी हैं कि उन्होंने लोकल कल्चरल आइडेंटिटीज़ को रेज करके रख दिया है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करूँ तो मिलिट्री इंटरवेंशन होने की वजह से पावरफुल नेशंस जो सी हैं वो मतलब कि जो वीकर स्टेट्स हैं उनकी मिलिट्री में इंटरवेन करती हैं, ठीक है। प्रॉक्सी वॉर्स जो सी आपको पता है हो रहा है, ठीक है। आगे इन फ्रंट दो स्टेट्स लड़ी होती हैं, लेकिन उसके पीछे डिफरेंट स्टेट्स उनको मतलब कि असलहा एक्सेट्रा प्रोवाइड करी होती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सेंक्शंस जो सी हैं वो लगती हैं, जिसकी वजह से जो एक एग्जांपल है पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म की। इकोनॉमिक सेंक्शंस आपके जैसे कि ईरान पर अक्सर US जो है वो सेंक्शंस लगाता रहता है, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंपीरियलिज्म एंड स्टिल इंपीरियलिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है।